नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बजट सत्र में होने वाले राजनीतिक घमासान को लेकर है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की जमकर तारीफ की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया, जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था और 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया गया है। संसद की कार्यवाही अब कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जब बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि तकरार के बीच तकरीर भी जरूरी है, तो विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर चीनी घुसपैठ और महंगाई, बेरोजगारी से लेकर संघीय ढांचे को कमजोर करने के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार संसद में अच्छी बातें करती है, लेकिन उसके काम उलट करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क रहने का विपक्ष का आरोप सही है? क्या मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा? क्या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय मोदी सरकार को नहीं जाता? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने तकरार और तकरीर के बाद अमृत की उम्मीद जताई, तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण में देश की विकास गाथा का रोड मैप रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में संतोषजनक विकास दर की उम्मीद बांधी, तो विपक्ष इस सत्र के सियासी मुद्दों पर टिका रहा। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। जो उसके अलावा भी गड़बड़ी के जो रिपोर्ट है इंटरनेशनली और नेशनली सीएजी का हो गया, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीजें चल रही है ठीक नहीं। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं, उसके लिए हम वो चाइनीज जो बॉर्डर इश्यू है उसको भी हम उठाएंगे। मेजर जनरल रणजीत सिंह। इधर ये तैयारी थी, उधर रायसीना की पहाड़ियों से उतरा राष्ट्रपति का काफिला जब संसद पहुंचा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सेंट्रल हॉल में भाषण का पहला मौका था। राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज की रूपरेखा रखी और देश के आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को लेकर गुलामी की मानसिकता दूर करने के सरकार के दावे दोहराए। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्यपथ बन चुका है। चारों तरफ जिधर अब जाओ सरकार की नाकामियां चारों तरफ दर्शाते हैं। ये सरकार बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। ये कथनी की सरकार, करनी की सरकार नहीं। मेरी सरकार की पहल नहीं पहल। राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण था, लेकिन आधा विपक्ष संसद में था, आधा संसद से बाहर। कांग्रेस के नेताओं की फ्लाइट लेट हो गई थी, तो आम आदमी पार्टी और तेलंगाना के बीआरएस जैसे दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि शिवसेना जैसे दलों के सांसद संसद में थे, लेकिन हमले के लिए तैयार। हर एक कॉइन को दो साइड जैसे होते हैं ना, तो दूसरी साइड नहीं बताए। कश्मीर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीएसएनएल का क्या हुआ, मुंबई की बंदरगाह का क्या हुआ,
अदानी का अभी जो निकला स्कैंडल, उसका क्या हुआ? तो इकोनॉमी भी डॉलरम में है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई तो पता चला कि आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 7% रही। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी, लेकिन चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। रुपए की कीमतों में गिरावट होने का खतरा बना हुआ है। सितंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 7.2% रही है। हालांकि वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद कांग्रेस के नेता गौरव बल्लभ की ओर से एक गणितीय दलील पेश की गई और 2018 से 2022 तक के 4 साल के विकास दर के आंकड़ों का औसत निकालकर कांग्रेस जमाने में 10 साल की विकास दर की औसत से तुलना की गई और 3.1% की औसत विकास दर को अमृतकाल बताकर तंज भी किया गया। वैसे देश की जनता को आने वाले बजट का इंतजार है और राजनीतिक दलों को बजट के बाद संसद के सत्रों का, क्योंकि विपक्ष तैयारी कर रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, चाइनीज अतिक्रमण, जातीय जनगणना, संघीय ढांचे का अपमान, सरकारी कंपनियों के निजीकरण से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे मौलिक मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें घेरा जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल, पौलमी साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो तकरार और तकरीर किस तरह की रहेगी सत्र के भीतर, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब, नेता सीपीआईएम के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा जी, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, आप हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में। अश्विनी महाजन जी भी हमारे साथ, अर्थशास्त्री, इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनको लाइव आप देख रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, विपक्ष की ओर से अपने तेवर तरेड़ते हुए स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। 2004 से 14 तक के आंकड़े भी वो गिना रहे हैं, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं 6.8% था, और 2018 से लेकर अब तक की स्थिति 3.01% की है। किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूपीए का शासन एनडीए के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहा देश के लिए। देखिए चित्रा जी, जो अर्थव्यवस्था समझता है, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि उस वक्त उन्होंने क्या किया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देता हूं। जैसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखिए, जब 2004 में जब हमारी सरकार खत्म हुई थी उस वक्त जो था, और जब किस लेवल 24% पे था, और जब छोड़ा 2000 उन्होंने सरकार छोड़ी तो 1.4% पे था। उससे समझ में आता है कि जो हमने अच्छे काम किए थे 98 से 2004 तक के, वो उसका उन्होंने फायदा उठाया 2004 से 2009 तक। 2009 के बाद से सीधे नोज डाइव हुआ और देखिए 1.4 पे छोड़ा। हालत ऐसी खराब थी कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमी नापने का, हर चीज को मापदंड करने का, नापने का एक तरीका होता है। इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखते हैं, उस पे सब जगह जो है टेरेबल जो है नंबर्स थे और बुरी हालत में थी इस अर्थव्यवस्था, इसलिए 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी दुनिया की। आज अर्थव्यवस्था 2014 के बाद बेहतर हुई है, नहीं बेहतर हुई बल्कि तेजी से दौड़ रही है। इसलिए जब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो दुनिया में कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ जो है, जो मोमेंटम है वो सिकुड़ रहा है और देश जो आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इन्फ्लेशन से जूझ रहे लोग, 5 टॉप की दुनिया की इकोनॉमी जो है उसमें हिंदुस्तान एक है। और आप देखिए जो ग्रोथ रेट उसका देखा गया, बेस लेवल कुछ भी हो, ग्रोथ मोमेंटम जो देखा गया है वो सबसे ज्यादा जो है इंडिया में 6 पॉइंट, अभी आज की रिपोर्ट है IMF की, लेकिन हमको ये लगता है उससे ज्यादा होगा। लेकिन पूरी दुनिया भी आज देखिए तो सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था देश की बढ़ रही है। आप देखिए उन्होंने जो वादे किए थे, अगर इतना ही ग्रोथ था तो वादे किए थे बिजली से, एक सेकंड, जितने ही वादे किए थे चित्रा जी, तो आपने खुशहाली आनी चाहिए ना, एक सेकंड, खुशहाली आनी चाहिए ना, बिजली, सड़क, पानी, जो छत देने का वादा किया था कुछ तो दिया नहीं। बिजली भी हमने दिया, सड़क भी हमने दिया, पानी भी हमने दिया, नल से जल, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी वहां दिया, और जिसके पास घर नहीं उसको छत देने का काम किया, और शौचालय बनाए। अब ऐसे बहुत सोशल सेक्टर्स में काम किया। बजटरी एलोकेशन सबसे ज्यादा इतिहास में बजटरी एलोकेशन जो है सोशल सेक्टर का भारत की सरकार, जफर इस्लाम साहब के शब्दों का लब्बो लुआब यही है कि देश में अगर अच्छे दिन आए हैं तो वो बीजेपी सरकार की देन है।
और आप लोगों ने भी बड़ा स्मार्टली एक आंकड़ा फेर दिया, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक के आंकड़े सामने रख दिए और अपना पूरे 10 साल का जीडीपी ग्रोथ गिना दिया। इनका भी पूरे 8 साल का कार्यकाल का लेकर आते हैं और वो कह रहे हैं दुनिया की अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है। विपक्ष को ये बातें समझ में नहीं आती हैं क्या? चित्रा जी, बिल्कुल विकास हुआ है भाजपा राज में और ऋण का विकास हुआ है। जो 70 साल में सारी सरकारें नहीं कर पाई, ये 9 साल में भाजपा की सरकार ने करके दिखा दिया। 70 साल में मिलके सारी सरकारों का जो टोटल ऋण था 55 लाख करोड़ का था और आज ये सरकार ने 9 साल में 100 लाख करोड़ का नया ऋण ले लिया। 15 लाख देने का वादा था और 100 लाख ऋण दे के चले गए। तो विकास तो हुआ है पर ऋण का विकास हुआ है। एक बोलते हैं, क्योंकि जफर भाई इकोनॉमी को जानते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो की जो बात होती है वो इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट। वहां पे जो औसतन 64% है, यहाँ पे इंडिया में 83% है। इसका मतलब जिस प्रकार से हमारा ऋण बढ़ा है उसके प्रोपोर्शन में हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आंकड़ों की मायाजाल में पूरे 9 साल तक इन्होंने देश को फंसाए रखा। 15 लाख अच्छे दिन, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां। आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी का दर सबसे हाईएस्ट है, 8% के ऊपर जा रहा है। मैं अभी महंगाई की बात करूंगा, पूरा साल चित्रा जी महंगाई का जो एक जो रेंज होता है आरबीआई का 4 to 6% का, महंगाई उसके ऊपर ही रहा है, 8% से ज्यादा भी रहा है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे भी ये दिखा रहा है कि अगले साल में भी महंगाई जो है 6% से ज्यादा रहने वाली। आज जो रिटेल लोग, हमारे जो कॉमन मैन ये डिबेट देख रहा होगा, आज अगर किसी को नया मकान लेना है तो आप देखिए कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, आपने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो आम आदमी के ऊपर जो महंगाई की मार है वो कम नहीं हो रही है, देश के ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो विकास किसका हुआ? आपका ही विकास हुआ। अभी आया था जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इंडिया में, वो जो तबके के जो 10% लोगों के पास है, 90% वेल्थ है, यही चीज दिखा रहा है कि आप जो ग्रोथ दिखा रहे हो लोपसाइडेड ग्रोथ है और जिसका जो सामान्य आदमी है, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में फंसा दे रही है क्या सरकार? सैयद जफर इस्लाम साहब, ठीक है, और बार बार इन लोगों का फोकस इसी बात पर है कि आप लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। देखिए, अब किसको कहते हैं कि एक कमजोर इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है वो 13वीं नंबर से 5वीं नंबर पे लाके दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो क्या ये करनी और कथनी में फर्क है? क्या अगर गरीब आदमी के सर पे छत नहीं है, उसको छत देने, शौचालय नहीं है, महिलाओं को उनको मान सम्मान देने का काम किया, उनको चूल्हा घर में जलाने के लिए आंखों से पानी आता था, उनको मोतियाबिंद होता था, उनको चूल्हा दिया, गैस कनेक्शन दिया, सड़कें अच्छी बनवाई, रूरल घर गांव-गांव तक सड़कें बनवाई, तो क्या ये गलत किया था? ये इस पे करनी कथनी में फर्क है। हाँ, इनके नजर से होगा इसलिए कि 10% कमीशन वाले लोग हैं कि देश में 47 से 2006 तक सिर्फ 18 लाख करोड़ का बैलेंस शीट था नेशनलाइज बैंक का। 2006 से 2012 के बीच में क्या किया? 52 लाख करोड़ कर दिया। मतलब फोन कीजिए, पैसा लीजिए, 10 जनपद से फोन करवाइए, बैंक से पैसा लीजिए, और उसमें 67% ऐसे लोन थे डे 1 में। मैं खुद अपनी रिपोर्ट नहीं, एक डेट कर सर की रिपोर्ट आई है, डे 1 में 67% जो 32 लाख करोड़ के लोन जो दिए, उसमें 67% ऐसे लोन थे कि डे 1 में एनपीए होना ही था, इसलिए कि कोई इसमें कैश फ्लो नहीं था। तो ऐसी नाकारा सरकार, जो कि देश को लूटने वाली सरकार थी उनकी, और उन्होंने देश को लूटा, देश के वासियों को लूटा, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब सदन के भीतर की तस्वीर क्या रहने वाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। तकरार तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन तकरीर क्या होगी? रोहन गुप्ता जी, मतलब सधे हुए आंकड़ों के साथ अगर सदन के भीतर जाकर सरकार से आप सवाल पूछेंगे, और बार बार पीएम मोदी की ओर से कहा जाता है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, इन लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है। बीते दिनों इसी तरह की बातें वो करते हुए नजर आए। तो कम से कम आंकड़ों के साथ उम्मीद यही कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अगर बातचीत होगी। हम लोग तो बोलिए रोहन जी। मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग तो जो प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, भाजपा के नहीं। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। आज जो आईएमएफ के आंकड़े आए 6% के विकास दर से हमको 5 ट्रिलियन बनने में अभी 2029 तक का समय जाएगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या हुआ? यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये जो आपने ही कहा था देश के सामने, हमने
हमने नहीं कहा ठीक है। है। आपका गोल पोस्ट अगर आप शिफ्ट करते हो, आपने कहा कि भारतीय को मकान देना सरकार की जिम्मेदारी है, पर आपने जो गोल पोस्ट अपने लिए सेट की थी, अगर वो गोल पोस्ट को हर 5 साल के बाद में आप आगे लेके जाते हो तो आपकी जवाबदेही तो बनती है। जनता ने आपके वादों पे आपको वोट दिए 9 साल तक, अगर आप वो वादे पे खरे नहीं उतरते तो ठीक सवाल है। तो बनेंगे, क्योंकि आपने हमको पूछ के वादे नहीं किए थे, आपने अपने तरीके पे वादे किए थे। और आज उसी आखिरी चीज जो 2 करोड़ रोजगार की बात है, चित्रा जी, पूरा देश जानता है, जो आंकड़े IMI के आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुख्य मुद्दे हैं, ये सरकार इसको ठीक है। नहीं बाकी कर पाई है। मेहमानों से मैं भी इतना एक एक टिप्पणी चाहूंगा, जल्दी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज दी गई है। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुझे लगता है कि अश्विनी महाजन जी हमारे साथ हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, आप ज्यादा बेहतर तस्वीर रख पाएंगे। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान कहां पर खड़ा हुआ है? अश्विनी महाजन जी, एक तरफ सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है, तो क्या वास्तव में अच्छे दिन आ चुके हैं, या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए जनता को भ्रम में रखती है सरकार? दोनों के दावे के बीच सच्चाई क्या है, यह आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, जब 2018 और 2022 के आंकड़े लाए जाएंगे तो ये तो ध्यान में रहना चाहिए कि भी ये जो 2 साल बीच में जो कोरोना के गए, तो उसको भी अगर शामिल करेंगे ये तो फिर मुझे लगता है कि आर्थिक विश्लेषण ठीक प्रकार से हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो अर्थव्यवस्था है, जो 2 साल का जो कोरोना का पीरियड गया, उससे उभरने की उपक्रम में है। और ये पहली बार अभी इस बार हुआ, पिछली बार से बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट कम आई है। उसका कारण ये है कि उस समय एक हम लो लेवल से चले थे और हमने पिछले साल बेहतर ग्रोथ की थी। इस बार उससे उस तुलना में, यानी कुल मिलाकर के जो इकोनॉमी अब ट्रैक पर आ रही है, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, PMI की बात करें, सभी प्रकार के जो आंकड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी हो रही है। और आज ये बात सही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रयास हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की बात आ रही है, तमाम प्रकार के। और हम ये भी समझना पड़ेगा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी बातें होने के कारण अब वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो रूरल सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो जो छोटे छोटे लोगों के लिए क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो भी सराहनीय है। और साथ में यूपीए काल के दौरान ये भी हुआ कि और उसके बाद भी जो हमारे NPAs बहुत बढ़ गए थे, बिल्कुल इस बार रिकॉर्ड नीचे आए हैं। बेहतरी सामने दिखाई दे रही है कि अगर NPAs डाउन जाते हैं, बैंकों के पास बैलेंस शीट साफ होती है, तो क्रेडिट ग्रोथ और ज्यादा तेजी से होगा। और ये दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, खासतौर पे 2 कारणों से, एक तो फूड की हमारे पास सरप्लस है उस कारण से, क्योंकि दुनिया के पास फूड की कमी है, और दूसरा हम सस्ता तेल खरीद पा रहे हैं। इस कारण से, दोनों कारणों से हमारी जो इन्फ्लेशन है आगे आने वाले समय में भी कम रहने वाली है। लेकिन लगातार इस तरह के आरोप भी लगते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ तमाम कमियां भी आपकी ओर से गिनाई गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार के प्रयास उससे कहीं ज्यादा बढ़े। एक बार मैं जल्दी से चाहूंगी, सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, वो दावे क्या है, उसके बाद में चर्चा में आगे बढ़ूंगी। अगर वो आंकड़े हम एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई ऐसे देश हैं जो गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, उस ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। मोदी सरकार की ओर से बार बार यह भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है। और आगे आने वाले वक्त में ये देखिए, मोदी सरकार की जो दावे हैं, गरीबों के लिए रोज 11,000 घर बन रहे हैं, रोज 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड से जुड़ रहे हैं। सरकार की ओर से आज खाका पेश करते हुए यह दावा किया गया है 55,000 गैस कनेक्शन हर रोज दिए जा रहे हैं। रोज मुद्रा योजना में 700 करोड़ रुपए का कर्ज भी बढ़ रहा है, अब जिसके जरिए आपको बता दें, हर दिन का ये आंकड़ा है, रोज 2 कॉलेज, हर हफ्ते 1 यूनिवर्सिटी बना लेने का दावा भी मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, हर महीने देखिए 1 मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यूपीए सरकार से दावे करके मोदी सरकार बताती भी है कि आंकड़ा कहां से कहां पहुंच चुका है। ये आंकड़े समझ में नहीं आते हैं क्या विपक्ष को? कई बार जो सरकार होती है वो आंकड़ों के
कलाबाजी ज्यादा करती है। अगर देखिए आंकड़ों की बात करेंगे तो वो जवाब अश्विनी महाजन जी कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है तो सरकार। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं ना, वो बता दें कि भाई आजकल एम्प्लॉयमेंट रेट चल क्या रहा है। लास्ट अगर 16 महीना भी अगर हम देख लें, 12 महीने भी देख लें, तो 8% के करीब चला गया ये एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया के अंदर ही हो रहा है। भुखमरी में हमारा देश 121 अगर देशों को ले लो तो 107 पे इंडिया खड़ा हुआ है। तो मतलब आप कहां हैं? अगर बात कर लेंगे हम इसमें रुपए की, तो रुपए कितना पतला होता चला गया लगातार। अब 81 रुपए के डॉलर की वैल्यू बनती चली जा रही, तो बताइए हम खड़े कहां पे हैं? सवाल इस बात का है कि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते, इन्फ्लेशन रेट देखिए 7% तक गया है, 5.5%, 6%, 6.5%, 7% तक इन्फ्लेशन रेट गया है। देखिए ना कितना बदला हिंदुस्तान 2014 से पहले 2014 के बाद। हाँ, अच्छा बदला, वही तो बता रहा हूं, क्या बदला है वो हम जानना चाहते हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल गया? क्या बेरोजगारी हिंदुस्तान से खत्म हो गई? क्या यहाँ पे किसान अपने पैरों पे खड़ा हो गया? क्या किसान की इनकम दुगनी हो गई? क्या हर घर संपन्न हो गया? क्या पैरों पे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति खड़ा है? आप गांव चले जाइए, 7.2% शहरी बेरोजगारी दर रही है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। वही कह रहा हूं, आप एक बार सर्वे करके देख लीजिए, गांव में जाइए, लोग बेरोजगार बैठे हैं, मां को नींद नहीं आती है, पूरे माँ बाप परेशान है कि मेरा बेटा BA, MA, MCOM सब कर चुका है, उसको रोजगार कब मिलेगा? इस पे चर्चा कब होगी? सवाल इस बात का है। सवाल इस आरोप लगते हैं ना कि विपक्ष के दलों का तो काम है कि आके वो आरोप अच्छा, चले जाते हैं। अच्छा, नहीं, बेरोजगारी दर हमने बढ़ा दी, विपक्ष ने बढ़ा दिया। नहीं, बेरोजगारी दर विपक्ष ने बढ़ा दी, लोगों को बेरोजगारी दर विपक्ष ने बढ़ा दी। आपकी बात से कौन सहमत होगा बताइए कि बेरोजगारी दर विपक्ष बढ़ा देता है? हाँ, ये तो कमाल की बात करते हैं आप। भुखमरी भी विपक्ष ने बढ़ा दी, विपक्ष ने भुखमरी भी बढ़ा दी, 107 नंबर पे हम पहुंच गए। बताइए इन्फ्लेशन रेट भी, पेट्रोल डीजल तो से कहा गया है कि कोरोना काल को भी आप कैसे शामिल कर सकते हैं? अगर आप पिछले यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल या 8 साल देखेंगे, कीमत क्या होती थी? आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? आप भी जाते होंगे पेट्रोल पंप पे, तो आपका खून जलता होगा जब आप उसको पैसे देते होंगे, तब आपको भी बहुत टेंशन होती होगी। बेशक आप यहाँ नहीं बोले, लेकिन जब आप पर्स से पैसे निकालते होंगे तो आपकी आत्मा जलती होगी कि मैं कितना महंगा, अगर रुपए की कीमत गिर सकती है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में दुनिया का ये हाल है। तब तक तो गिरने तक तो लोग न गिर जाए। अरे भैया हमें रहना भी तो है जब तक गिरेगी। कब गिरेगी भाई? हमें पेट्रोल डीजल तो आज भराना होता है, कब गिरेगी? कितने दिन हो गए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़े हुए? 100 रुपए पार कर गया, सोचिए आप। अश्विनी महाजन जी, मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, आप ही की बातों पर इन्होंने काउंटर किया है। अश्विनी महाजन जी, आप अच्छे दिन दिखा रहे हैं, ये कहना इससे बुरे दिन हो नहीं सकते हैं। एक तो ये देखिए कि मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते आपसे बताना चाह रहा हूं कि केवल अमेरिका का डॉलर आगे बढ़ रहा है, बाकी सारी करेंसीज नीचे जा रही हैं, भारत के रुपए समेत। लेकिन भारत का रुपया बाकी करेंसियों के मुकाबले में बेहतर हुआ है, ये भी ये लोग जानते होंगे, पहली बात। दूसरा, जो महंगाई की बात करते हैं, और आज चिदम्बरम जी का एक ट्वीट आया कि हमारे समय में इतना था, 14 रुपए किलो जो है टोन्ड मिल्क बढ़ गया। मेरा ये कहना है कि 9 साल में ये अगर 14 रुपए बढ़ा, तो आपके समय में अगर मान लिया कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय की बात करें तो 11%, 10-11% की इन्फ्लेशन रेट हुआ करती थी। अगर वो इन्फ्लेशन रेट यहाँ जारी रहती तो आज स्थिति ये बनती कि आज हमारा जो दूध का रेट जो हमें 52 रुपए मिल रहा है, 53 रुपए मिल रहा है, वो इस समय 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर होता। तो मेरा ये कहना है कि आंकड़े जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन पिछले समय में, पिछले जो 8-9 साल का समय आया, उसमें इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली डाउन हुआ। पहले तो 3-4% पर आ गया था, कोरोना के बाद अभी वर्तमान में 6-7% पर आया है। तो इन्फ्लेशन की बात को अगर यूपीए वाले लोग कहें तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो 10-11-12% पर इन्फ्लेशन थी उस समय। तो इसलिए इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लग रहा है एक आंकड़ा मैं भी आपको दे देती हूँ। देखिए, IMF ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है 2023 का, इंडिया का है 6.1%, यूएसए है 1.4%, जर्मनी का है 0.1%, अच्छा। फ्रांस का है 0.7%, इटली का 0.6%, जापान का 1.8%। अगर आप दूसरे देशों को यहाँ पर देखेंगे उठाकर, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, कैसे हो, नाइजीरिया, ऐसे सबके मुकाबले हिंदुस्तान की स्थिति तो बेहतर है ना। कब? 23 में ना? अभी आप नहीं, 23 में बहस कर लेंगे। बताइए कब बहस की जाए? 23 में, अप्रैल मई में एक डेट रख लीजिए। ये 23 में होगा, 19 में, पहले 19 में हो रहा था, उस पर डिबेट हो रही है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यही दिक्कत है
यही बातें 2014 में हुई थी, 15 में हुई, 16 में हुई। आ रही मेरी है बात जफर साहब, जल्दी से। नहीं, जो वो बात कर रहे थे वो बार बार कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहे। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया तभी तो आज सत्ता में नहीं है प्रभु। जफर इस्लाम की बातों से ना इत्तेफाकी रखिए, बट अश्विनी महाजन जी तो आपके अश्विनी साथ जी हैं ना? कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अरे लोग परेशान थे कांग्रेस से, तभी उन्होंने कांग्रेस को हटाया था। दिनेश वार्ष्णेय जी की एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। दिनेश वार्ष्णेय जी, बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कितना काम किया है, लेकिन विपक्ष बेवजह बदनाम कर रहा है, और जो काम किया है वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, जिसका जिक्र बार बार भारत सरकार की ओर से किया गया है। आपको क्यों लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? चित्रा जी देखिए, जमीनी हकीकत में दो सबसे बड़ी समस्याएं इस देश में हैं। एक बेतहाशा महंगाई और दूसरा बेतहाशा बेरोजगारी। ये दोनों ही ये सरकार पिछले 9 साल से बढ़ाती आ रही है। ये बता दें अश्विनी महाजन जी, कब घटी? ये मुझे बता दें कि क्या ऐसा जादू हुआ कि कोविड लेवल ना शामिल करने पे भी और कोविड लेवल शामिल करने पे भी पूंजीपतियों की आमदनी तो 41 से 67% बढ़ गई और आम आदमी की आमदनी 40 से 35% घट गई। ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हो जी सकल घरेलू उत्पादन में जीएसटी बहुत ज्यादा आ गया? जीएसटी इसलिए ज्यादा आ गया कि आपने हर चीज के दाम 100 गुने से ज्यादा बढ़ा रखे हैं। ट्रेन के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, प्लेन के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, मेट्रो के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें उनके दाम आपने बढ़ा रखे हैं। चित्रा जी जरा दिल्ली से अलीगढ़ या दिल्ली से हरिद्वार जाके देखिएगा एक बार कार से अकेले, पता लगेगा कि इससे अच्छा तो पैदल चले जाओ या साइकिल से। 1.5 रुपया किलोमीटर से ज्यादा टोल है। नई गाड़ी खरीदोगे ना 15 लाख की तो 1,70,000 रुपये रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वो रुपया भी ले रहे हैं और टोल भी ले रहे हैं, टोल बढ़ा भी रहे हैं। टोल हर बार 10% बढ़ रहा है। ये महंगाई का ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा पूंजीपतियों को जा रहा है। बजट में हमेशा ऐसे प्रोविजन करेंगे जो महंगाई ना जो महंगाई कम करे, लोगों को रोजगार दे, और उसका एकमात्र तरीका है कि ये जो सुपर रिच है ना पूंजीपति, इन पर 5% का स्पेशल टैक्स लगाया जाए। जवाब ले लेते हैं हम तो दे रहे हैं 30% टैक्स और ये पूंजीपति कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं 22%। उल्टा हो रहा है भाई, हमसे लो 5%, इनसे लो 50%। ये हमारे ही पैसे से फले फूले हैं, हमारे ही पैसे से इन्होंने एनपीए कर रखा है। हिडनबर्ग ने बता दिया ना, अडानी ने क्या खेल कर रखा है। बता दे भारत सरकार के बजट पे क्या असर आएगा। पूछ लेती हूँ जफर साहब से। चार्जेस बढ़ जाएंगे हर एक चीज के, हर एक चीज के दाम बढ़ जाएंगे। आप मुझे बताइए, कह रहे डॉक्टर अश्विनी महाजन जी कह रहे हैं दूध के दाम 100 रुपए लीटर होने चाहिए। जनाबे आदिम जो आप बात कह रहे हैं वो दूध के दाम उस समय में उसकी रेशियो बहुत कम थी, आप उसको कंपेयर करके बताइए। आप उसको ये मत बताइए कि एक टाइम में तो ऐसे मोबाइल कॉल 16 रुपए मिनट बैठती थी। ठीक है सर। उसके बाद जो डिजिटाइजेशन होता है या उसके असर पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है। अब जफर इस्लाम साहब वो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली से हरिद्वार जाकर दिखाइए किस तरह से एक तरफ टोल टैक्स भी लेती है सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाकर रखे हुए हैं। मतलब एक जेब से अगर थोड़ा सा डालती है तो दूसरी जेब से बहुत ज्यादा निकाल लेती है पैसे। आम आदमी का ये हाल बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने, वो आरोप लगा रहे हैं। जरा देखिए, सीपीआईएम के नेताजी को बताना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई दिनेश वार्ष्णेय जी को, कि पहले यहां से 200 किलोमीटर जाने के लिए दिल्ली से 150 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगते थे। अब 150 किलोमीटर 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग। जैसे यहां से मैं मुरादाबाद पहुंच जाता हूं, मुरादाबाद यहां से 2 घंटे लगते, पहले इसी मुरादाबाद जाने को 5 घंटे लगते थे। क्यों? इसलिए कि यहां जो नेशनल हाईवेज बना है उससे सीधे आप मुरादाबाद पहुंचते हैं और बीच में 2 टोल है, 200-180 किलोमीटर के बीच में 2 टोल है। लेकिन ये तो देखिए कि इतने में जो पेट्रोल बचा आपका और आपकी गाड़ी बची, जिसके बारे में बात करें, टूटे फूटे रोड में यूपीए के समय में चलने में आपको बड़ा मजा आता था, जब पेट्रोल भी जलता था और गाड़ी भी खराब होती थी। उस वक्त आपको अच्छा लगता था। लोगों को 5-5 घंटे लगते थे, अनप्रोडक्टिव आवर्स गुजरते थे, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब स्मूथ चले जा रही है गाड़ी, और वहां पर पेट्रोल का भी कम खर्चा। जब स्मूथ चलती है गाड़ी तो पेट्रोल कम खर्च होता है। जितना उछलती गाड़ी उतना पेट्रोल ज्यादा आपका वेस्ट होता है। ये तो पता ही होगा आपको, आप तो विद्वान आदमी हैं। और साथ साथ गाड़ी की मरम्मत में भी कम खर्चा होता है। वो आपने कभी आंकड़ा देखा है? वो कभी आंकड़ा देखा आपने? अगर वो आंकड़ा आप देखते तो आपको इस बात का अंदाजा होता है कि शायद आप
आपने पूरे तौर से देखा नहीं। आप एक सिक्का का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू, अरे नेट बेनिफिट जो एक कंज्यूमर को है बहुत ज्यादा है कि जितना उसको उसकी सेहत को नुकसान, गाड़ी को नुकसान, पेट्रोल का नुकसान, ये बात तो सही है ना, माली हालत से भी नुकसान, जानी हालत से भी नुकसान, और रोज एक्सीडेंट होते थे। अभी आप 20 रुपए, आप 50 रुपए में आप सेफ एंड सिक्योर पहुंचते हैं। ठीक है और आप मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। आपने जो बातें कही है दिनेश जी जवाब देंगे। हाँ बांग्लादेश फौरन इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। निर्मला सीतारमण जी कहती है कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं, और देश की जनता को बावला समझ रखा है क्या? ठीक है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। जब इस तरह की बातें जफर इस्लाम साहब कही जाएंगी तो पलटकर विपक्षी दल आपसे सवाल तो पूछेंगे ही ना, ये कौन सा नया फॉर्मूला लेकर आई है सरकार? अरे भाई रोहन जी आ रही हूं। मेरे ख्याल से जो भी फॉरेन करेंसी को अगर स्कैन मैप करता है कि कैसे करेंसी मूवमेंट होता है और स्पॉट रेट देखता हो डेली और उसको चार्ट बनाता हो, वो शायद इसको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आदमी बोलेगा जिसको आग के सामने जो है, आग के बोलते हैं चिराग तरह अंधेरा, वैसे लोग बोल सकते हैं ऐसी बात, और कोई नहीं। हर दुनिया के हर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर जो है मजबूत हुआ, इस दुनिया को मालूम है। हम नहीं, आपने कभी सुना था डॉलर और पाउंड में इतना कम डिफरेंस था? कभी डॉलर पाउंड में तो 2 टाइम्स का डिफरेंस था। अभी डॉलर और पाउंड में कितना डिफरेंस है? मेयरली 1.2 टाइम्स, मतलब 0.2 टाइम्स का। आपने डॉलर और यूरो में देखा था ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का था, 1.87 टाइम्स का। अभी क्या है? 0.15 टाइम्स का। डॉलर रुपये में आपने उस थोड़ा ही सा फर्क हुआ, बाकी दुनिया के हर करेंसी जो है उसके खिलाफ चर्चा में। ठीक है सर, जब आप लोग रोहन गुप्ता जी अपने यूपीए सरकार से एनडीए की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तुलना करते हैं और 2018 से 22 के आंकड़े गिनाकर पूरे 10 साल की यूपीए शासनकाल का जिक्र करते हैं, तो सरकार की ओर से भी यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। वो कह रही है कि अगर कामकाज के लिहाज से हम देखें तो लोगों को किस तरह का फायदा पहुंचा गया है। 2004 से 14 में 145 मेडिकल कॉलेज बने थे और एनडीए सरकार आने के बाद 14 से 22 में 260 बन गए। 725 यूनिवर्सिटी पहले थी कुल, लेकिन अब इनके शासनकाल में 300 यूनिवर्सिटी बना दी गई है सिर्फ 8 सालों में। 5000 नए कॉलेज खोल दिए गए हैं। 3,81,000 किलोमीटर जो सड़क थी वो 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। एनएच का नेटवर्क 55% बढ़ गया है। एयरपोर्ट जो 74 थे वो 147 हो गए हैं। तो सर अब सरकार के लिए भी तो मनमोहन सिंह जी की मुझे वो बातें याद आती हैं कि पेड़ पर तो पैसे उगते नहीं हैं। अब सरकार कहां से पैसे लेकर आएगी, कहां से कमाएगी अगर इतने सारे कामकाज कराने पड़ेंगे उसको? तो रोहन गुप्ता जी से ये सवाल है, उसके बाद दिनेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सरकार जनता की जेब से पैसे लूट रही है, पेट्रोल और डीजल में पूरी तरह से लूट रही है। देखिए अभी जो आंकड़े दिए गए, एक यहाँ पे अर्थशास्त्री यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि देश कम भाव पे क्रूड ले रहा है, उसका जो फायदा है आम आदमी को कहां पे पहुंच रहा है? कौन से पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए? और आज आंकड़ा एक चित्रा जी बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए, जो जब मैक्रो लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं सरकार की नीति का जो परिणाम है वो ओवरऑल देखा जाता है कि जब देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है, वो दिखा रहा है कि सरकार का ग्रोथ कहां पे है। मुट्ठी भर लोगों में ग्रोथ है। आज जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है और इनकम टैक्स ज्यादा है। ये सरकार ने कहा था कि हम इनकम टैक्स हटा देंगे। आज आम आदमी के ऊपर जो सैलरीड क्लास ये डिबेट को देख रहा है 30 से 40% का इनकम टैक्स है। तो जेब की जो भराई हो रही है वो तो आम आदमी के जेब पे हो रही है। दूसरी चीज जो आंकड़ों की अभी बात कर रहे जफर इस्लाम, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जो इन्होंने सरकार की ग्रोथ एस्टीमेट था इकोनॉमिक सर्वे का, वो 8.5 बीच में मत बोलिए प्लीज, 8.5% का इनका एस्टीमेट था और बाद में जो आंकड़ा है वो 7% आया, मतलब 15% कम हुआ। अब आईएमएफ और जो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे अगर 6% बोलता है, मैं इसको 15% का भी डिस्काउंट गिनता हूं तो 4.5% होगा। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है चित्रा जी। जब आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, मुझे एक वीडियो याद आ रहा है जब इनके जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि एम्स का उद्घाटन हो गया, दूसरे दिन वहां की तस्वीरें आई, जमीन पे खुदाई भी नहीं हुई है। तो इनका जो कागजी विकास है, इनको मुबारक। देश की जनता को फायदा क्या हुआ? क्या आम आदमी खुश है? क्या महंगाई चली गई? क्या गरीबी कम हो गई? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? ये पैमाने होने चाहिए। आपके आंकड़ों से कुछ मतलब नहीं है। आम आदमी का अगर जीवन बदलेगा तभी आपकी सफलता मानी जाएगी, नहीं तो आपके कागजी आंकड़े हैं देश के लिए दिल बनाने के लिए क्या लगता है 9 साल में आपने सिर्फ अपने दोस्तों की जेब भरी है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है, वो आरोप लगा रहे हैं जफर जी।
और मेरा जवाब देखिए, दे, क्यों जब भी 30% रोहन गुप्ता जी के को पास सुनता हूं तो 50% लगता है कि के पास सिर्फ इतना सिर्फ पॉलिटिकल, स्वार्थ हाँ, है। इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे भाई एक मिनट सुन ले, अब बीच में नहीं बोलिए ना, मैं आपका सवाल हो गया। आप जरा देखिए, कोई हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं है। एक एक करके सर सब अरे साथ में सुन, बोलेंगे, समझ में नहीं बीच आएगा। में मत प्लीज बोलिए। सर, दिनेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप मैंने बोलिए। बीच में नहीं बोला, हाँ, मैंने बोलिए, बीच में बोलिए बोलिए। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो इंटीग्रेट, हाँ, चित्रा जी, इंडियन इकोनॉमी को आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है। जरा वर्ल्ड इकोनॉमी का मैप इनको दिखा दीजिए कि जो वहां पर जीडीपी का फोरकास्ट जो था, ग्रोथ का फोरकास्ट, वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें कैसे सुकड़ा है, और उसको 1.7% से ग्रो कर रहा है, जबकि एक्सपेक्टेशन था 3.2 का। और इंडियन इकोनॉमी जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो हो रहा है वर्ल्ड के इकोनॉमी में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस भारत देश का, गर्व से कहिए इस भारत देश का है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में, इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में। तो हम इसलिए हम 6-7% से ग्रो कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उस पर कई चीजें जो है, आप देखिए यूक्रेन वार के, आप या आपके कोई ऐसे लोग जो राहुल गांधी जी जो आगे दुनिया देख सकते हैं, 100 साल आगे देख सकते हैं, क्या उन्होंने देखा था यूक्रेन वार और वार होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा? क्या आपने देखा था अनदर सेट कोविड का जो है वायरस जो है फिर से निकलेगा और स्लो डाउन होगा सप्लाई चेन में? और उसके बावजूद दुनिया जो इन्फ्लेशन और रिसेशन से जूझ रहा है, वहां हिंदुस्तान जो है इन्फ्लेशन का जो है डाउनवर्ड ट्रेंड है, नीचे आ रहा है। हाँ। कर्व जो है नीचे आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि हमने अच्छे फैसले लिए, अच्छे मजबूत फैसले लिए, कह रहे हैं कि और गर्व से हमने कहो अपने देश के, हाँ, देश की कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, कैसे गर्व से कह दें? वो कहते गर्व से कहो। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि यहां से आप मेरठ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, झटके नहीं लगेंगे। बताइए, आम आदमी का किराया बढ़ गया, उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं। वह बस में जाएगा, उसका टोल टैक्स और पेट्रोल लगने की वजह, पेट्रोल की कीमत ज्यादा होना, टोल टैक्स ज्यादा लगने की वजह से उसका किराया बढ़ गया। और वो किराया कहां से देगा? वो जा ही नहीं पाएगा जाने के लिए। तो और आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो आपने आम जनता के लिए किया, परेशानी आम जनता को ही होगी, उसके जेब से ही खर्च होगा। तो फिर आपने किसके लिए, इनकम के लिए किया हो, ये बता दीजिए मुझे। यही एक एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी सरकार बना था, हमने टोल टैक्स फ्री किया था। आप भी कर सकते थे कि आम आदमी के लिए तो कर सकते हो ना, कि भाई जो मैंने आपसे पहली बार जो जाएगा वहां से गुजरेगा, उसको कितना टोल टैक्स लगता है जरा एक बार जाके देखिए। और हम कहते हैं बस में जाके देखिए, जो किराया पहले 10 रुपए का होता होगा, आज वो 100 रुपए 80 रुपए का हो गया। आम आदमी की इनकम बढ़ी है क्या इतनी? वो इतना दे पाएगा क्या? क्या अपने घर से निकल पाएगा क्या? अगर किसी की फैमिली आके मिलना चाहती है, दिल्ली में बच्चा नौकरी करता है, क्या आ पाएगा क्या? या बच्चा जल्दी अपने त्योहारों पे अपने माँ बाप के पास जा पाएगा क्या? क्योंकि आपने इतना उसका किराया बढ़ा दिया बस का। तो सवाल इस बात का है कि आम जनता की सहूलियत के लिए आप काम कर रहे हो या कुछ विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हो, ये बता दीजिए। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आम जनता के लिए काम कर रही है सरकार या विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? चित्रा जी, जिनको ये आम आदमी कहते हैं ना, हमारे लिए वो खास आदमी है। वर्ड हम कह रहे हैं खास आदमी। देश की गरीब जनता हमारे लिए खास है। मैं उनकी, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी गरीब जनता है। उनका हाथ दामन हमने थामा। आपने तो नारे दिए, बिजली सड़क पानी, क्या बनवाया हमने? तो छत दिए, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, राशन दिया, उनके घरों में हर तरह की सुविधाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको दिया, मुद्रा लोन उनकी महिलाओं को दिया, और शौचालय भी दिया, मान सम्मान धन और हर तरह की सुविधाएं दी। आपने क्या दिया? उनके रिपोर्ट को इस्तेमाल करके खुद के खजाने भरे। तो इसलिए आपके लिए वो आम हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खास लोग हैं। याद रखिएगा इस बात को। और हम लोग उनके लिए हर बार कमिटेड है। देश की जनता को मजबूत करना हमारा सबसे बड़ा जो है, देश की जनता को मजबूत करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा देश को मजबूत करना, देश की जनता को मजबूत करना। वो कह रहे, देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कहा गया है कि दुनिया भर के लोग, दूसरे देश इस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो ये उम्मीदें वैसे ही तो नहीं पनपती है ना। सवाल इस बात का है कि हमारी जो जनता है, जिसकी बात कर रहे हैं, जो जनता गांव में रह रही है, शहरों में रह रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है,
उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हम अपने लोगों को रोजगार कैसे दे पाए, उनके घर में चूल्हा कैसे जल पाए, उनकी दवा की व्यवस्था कैसे हो पाए, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो पाए, वो अपने लोगों के घर में कैसे उनको कर पाए, उनकी सेवा कैसे हो पाए, उनकी एजुकेशन कैसे अच्छी हो, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड में जवाब दूंगा, छोटे छोटे जवाब। जल्दी से छोटे जवाब बोलिए। मैं रोहन जी आ रही हूं। आपने सुना है कि सस्ते दरों पर दुकान खुली, मेडिसिन डीप डिस्काउंट पर मेडिसिन में मिलती है। दवा के दाम जो बाहर में 100 रुपए में आपकी सरकार बेचती थी वो 10-12 रुपए में सरकार, हमने ऐसी दुकानें खोली है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन आम नागरिक जो आपके नाम से हमारे खास नागरिकों के लिए खोला है। दूसरी बात, आयुष्मान भारत हमने किसके लिए किया है? ये हॉस्पिटलाइजेशन किसकी, जिसकी कल्पना आप नहीं बल्कि दुनिया में किसी सरकारों ने कल्पना नहीं की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज देश की जनता महसूस करती है कि उसका कोई अगर वाकई ध्यान रखने वाला है कि अगर बीमार पड़ गया तो आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वो हॉस्पिटल में जाएगा, कार्ड देगा और कार्ड की वजह से उसका इलाज होगा। ये किसने सोचा है? अगर कोई गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। अंधेरे में बिजली में आप तो बातें करते थे, हमने तो घर ढूंढ ढूंढ के हाउस होल्ड में बिजली पहुंचाने का काम किया है। और जब जहां पर पानी नहीं आता था, नल से जल के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी। बजट से अच्छे लोग लुभावने बजट की उम्मीद की जाए, कम से कम आम जनता बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है सर आप लोगों को। देखिए छत्रा जी, मैं समझ सकता हूं आप भी सैलरीड क्लास में आती हैं, लेकिन आप उन 1.5 करोड़ लोगों में आती हैं 140 करोड़ की आबादी में जो टैक्स देते हैं। बाकी 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब कि 1.5 अगर आपको राहत दिया तो आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन आपके आसपास वालों को राहत है। इसलिए देश की जो पॉलिसी मेजर्स होना चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसमें सब जनता को होना चाहिए, उसमें मिडिल क्लास को भी होना चाहिए और लोअर मिडिल क्लास को भी होना चाहिए। एक टर्म है चित्रा जी, मैं मेरी बात को खत्म रोहन गुप्ता जी की बात हो जाए। ठीक है जफर साहब, आपकी बात समझ में आ गया, कल का बजट कैसा रहने वाला है समझ में आ गया मुझे। एक बार क्लोजिंग कमेंट रोहन गुप्ता। चित्रा जी, छोटी सी चीज, एक टर्म है पर कैपिटा जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, ये जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे ट्रिलियन की कर रहे हैं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा देश 144 के स्थान पे पहुंच गया है और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अगर भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है तो इससे बड़ा इनका विकास का गुब्बारा फोड़ने का पैमाना कोई नहीं हो सकता है। इसका जवाब जफर भाई दे दे तो मैं मानूं। ठीक है सर, बांग्लादेश की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। मोदी सरकार पर कथनी करनी में फर्क का विपक्ष का आरोप क्या सही है, ये सवाल हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं 43% लोगों का जवाब हाँ में है, 57% लोगों का जवाब नहीं में है। अब कल जब बजट पेश किया जाएगा तो आर्थिक मोर्चे पर आम जनता को राहत देने के लिए किस तरह के ऐलान किए जाते हैं सरकार की ओर से, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।